हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे कॉमिक्स बचाओ धरती। तो चलिए इसका पार्ट 2 हम आगे शुरू करते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसी तबाही आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है परमाणु की। शुक्र है मैंने सही समय में पहुंचकर यात्रियों से भरे इस प्लेन को गिरने से बचा लिया, और वरना इसमें मौजूद सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में चली जाती। लेकिन ये प्लेन अचानक उड़ते उड़ते यहाँ क्यों गिरने लगा? जवाब भौचक्का करने वाला था। एक उड़न तस्ती ने यह सब किया। एक किरण छोड़कर पहले प्लेन हवा में स्थिर कर दिया और फिर गिरा दिया। क्या पायलट का कहना सही है? उड़न तस्तरी परमाणु का जो संचय था वह आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचते ही दूर हो गया, क्योंकि उसे आकाश में नजर आ रही थी उड़न तस्तरी। यह तो सच में उड़न तस्तरी मौजूद है। यह आंखों से ओझल होना चाहती है। मुझे उसे रोकना होगा। परमाणु की आंखों के सामने ऐसी सच्चाई थी जिसे अब वह झुठलाना नहीं सकता था। इस सच्चाई को झुठलाने वाला एक और शख्स ऐसी एक अनोखी घटना से दो चार होने जा रहा था, और वह शख्स था तिरंगा, जो इस समय तूफान की गति से अपनी रस्सी पर लहरा रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था वहां जहां मौत का ऐसा परकाला मौजूद था जिसे आज तक किसी ने धरती से पर पहले कभी नहीं देखा था। या वह ज़्यादातर को वह आगे भी नहीं दिखने वाला था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आज और अभी ख़त्म होने जा रही थी। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बचाने वाला था तिरंगा। उफ, ऐसा भयंकर प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा, न जाने आज के युग में और ना किताबों में मौजूद डायनासोर्स के युग में। खैर जो भी हो, इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो यह जिन के सामने, ये तो यहाँ जिन सामानों को ये सैंडविच की तरह खा रहा है उन्हें खतरनाक तरीके से उगल रहा है, और दूसरा ये अपने हाथों से उगे बड़े बड़े कांटों से जिस भी आदमी को छू रहा है वो मोम की तरह पिघल रहा है। ओहो मेरी ढाल, इस पर इतना ही असर डाला है, लोगों से हटकर इसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया है। अब यह मुझे अपना शिकार बनाने के चक्कर में है। चलो अच्छा ही हुआ, इस तरह लोगों को इससे दूर भागने का मौका मिलेगा। और रही बात मेरी, तो मैं इसके वार से आसानी से बचता रहूँगा। आओ। तिरंगा को ये काम जो आसान नज़र आ रहा था बहुत ही मुश्किल निकला। उफ, दो तरफा हमला। अब मुझे इससे बचने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे भी हमला करना होगा, और हमला भी ऐसा जो इसे एक झटके में ख़त्म कर दे। और उसके लिए एक हाई टेंशन वायर एकदम ठीक रहेगी। 11,000 वोल्ट युक्त हाई टेंशन वायर टूटकर मौत के उसके परकाले पर गिरी, लेकिन उस पर उसका असर 1 वोल्ट का भी नहीं हुआ। चिया। ओहो, बिजली का इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यह तो इसे पानी की तरह पी गया, और एक बार फिर अपने हाथों में उगे कांटों से मौजूद जहरों से मुझे पानी में मिलाने में जुट गया है। मुझे इसे ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, दिल्ली शहर में इतनी बड़ी घटना हो रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली की आंख समझाने वाले परमाणु का कहीं कोई अता पता नहीं है। वह इस समय है कहाँ परमाणु? परमाणु दिल्ली में ही था, लेकिन दिल्ली की ज़मीन पर नहीं, दिल्ली के आकाश में। मैंने उस उड़न तस्त्री को परमाणु रस्सी में अच्छी तरह जकड़ लिया है। अब मैं इसे ज़मीन पर खींच कर ले जाऊंगा, और फिर जानूंगा कि आखिर इस उड़न तस्त्री की असलियत क्या है। ओहो, यह उड़न तस्त्री परमाणु रस्सियों के जाल से बच निकली, और बचने की बारी अब मेरी है, क्योंकि इस उड़न तस्त्री ने मुझ पर भयंकर हमला किया है, इन छोटे छोटे विचित्र यंत्रों से जो अपनी किरणों की आरी से मुझे काट डालना चाहते हैं। इन्हें उड़ाना होगा अपने परमाणु छल्लों से। अब ये परमाणु छल्ले यही हाल इस उड़न तस्त्री का भी करेंगे। ओहो, परमाणु उस वार कर पाता, लेकिन उससे पहले ही उड़न तस्ती से उन किरणों का वार हो गया जिन्होंने परमाणु को हवा में ही जड़ कर डाला। ओहो, द्रव किरणों की वजह से मैं हिलडुल भी नहीं पा रहा हूँ। और यह क्या, उड़न तस्ती की तरफ से आई दूसरी किरणों ने मेरे शरीर को घेर लिया है, और ये किरणें मेरे शरीर को तेजी से खींचकर उड़न तस्ती में ले जा रही हैं। अगर मैंने स्वयं को नहीं रोका तो मैं इस उड़न तस्ती का कैदी बन जाऊँगा, और इसके लिए मुझे ट्रांसमिट होना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए सिर्फ बोलकर ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ तो इस समय जाम हो चुके हैं, और मैं इसे टस से मस नहीं कर सकता। परमाणु ने अपने बेल्ट में लगे वॉइस एक्टिवेटर की मदद से ट्रांसमिट होना चाहा, लेकिन मेरे शरीर के साथ मेरी आवाज़ भी जाम हो गई है। मैं बोलकर ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अब क्या होगा? मैं कैसे बचूंगा? परमाणु बुरी तरह फंस चुका था, और जबकि इधर तिरंगा भी फंसने जा रहा था। यह मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि इससे बचने का या ख़त्म करने का कोई कारगर तरीका नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आहा, इसकी पूंछ ने एक बार फिर, मैं भूल गया था इसे, और यही भूल अब मुझ पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पूंछ पर जैसे ही कांटे हैं जैसे इसके हाथों पर थे, और अब ये हाथों के कांटे में तेज पिघला देने वाला जहर है, जो इसकी पूंछ की कांटों में भी ये जहर होगा। क्योंकि पूंछ कांटे में शरीर में जख्म बना चुके हैं, तो मुझ पर इसके तेज जहर का प्रभाव होना निश्चित है। अरे, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा।
इसके हाथों में कांटे चुभते ही कोई प्राणी मोम की तरह पिघलने लगता है ना। अगर ऐसा है तो मुझ पर इसके जहर का असर क्यों नहीं हो रहा। एक ही मतलब इसका कि जहर की पूंछ में कांटों में जहर नहीं है और जहर इसके हाथों में है। इसका बाकी शरीर विषयुक्त नहीं है। ठीक इसके वैसे ही जैसे सांप के सिर्फ दांतों में जहर होता है, इसके बाकी के हिस्सों में नहीं। शुक्र है भगवान का कि मुझे शैतान को ख़त्म करने का रास्ता सूझ गया है। इसके जहर को इसी के शरीर में पहुंचाकर इसे पिघलाया जा सकता है और इसके लिए इसके शरीर में जहर तभी जाएगा जब इसके हाथों के कांटे इसके शरीर में चुभेंगे। और इसके लिए मुझे कांटों को इसके शरीर से चुभोना टेढ़ी खीर है, लेकिन यह टेढ़ी खीर को किस तरह सीधा तो करना होगा। और ऐसा करने का एक तरीका नज़र आ रहा है, चूने से भरे इन टेम्पों में। अगर मैं इन टेम्पों पर पहुंच जाऊं तो मुझ पर हमला करने के चक्कर में ये टेम्पो के अधिकतर हिस्से को जरूर चबा जाएगा और अब ये टेम्पो के टुकड़ों को चबाएगा तो मुझ पर वार करने के लिए मुझ पर फेंकेगा। लेकिन चूने के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही चूना उसके पेट में पहले से ही मौजूद पानी में पहुंचेगा और जैसे ही उबाले मार कर फूटेगा और उसकी आंतों में उसकी नाड़ियों से चिपक कर उसका बुरा हाल कर देगा। तिरंगा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चूने ने उस मौत के परकाले के शरीर के अंदर ऐसी खलबली मचाई कि वह बाहर से अपने शरीर को फाड़ने के लिए बेताब हो गया। ऐसे में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथों के कांटों का जहर उसके शरीर में जा पहुंचा और कब उसे अपना दिमाग पर दिखना शुरू हो गया। मौत के उस परकाले पर का मोम की तरह पिघलना तिरंगा की जीत थी, लेकिन इधर जीत परमाणु के दुश्मनों के हाथ लगने जा रही थी। मैं तेजी से खिंचता हुआ उड़न तश्तरी के दरवाजे तक पहुंच गया हूँ। कुछ ही समय में इस दरवाजे के पार करके उड़न तश्तरी के भी कैद में होऊंगा। इसी के साथ मेरा अस्तित्व तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ना ही मैं खुद को बचाने की स्थिति में हूँ, ना ही प्रोबोट ये आदेश देने की स्थिति में है मुझे बचाए। 1 मिनट शायद एक रास्ता है, उड़न तश्तरी का वह खुला दरवाज़ा जिसकी तरफ मैं खींच रहा हूँ। फिलहाल ये मुझे किसी दरवाजे के बीचों बीच खींच रही है, लेकिन अगर मैं इस दरवाजे से अपने पेट को टकरा सकूँ तो बात बन सकती है। मुझे कोशिश करके अपने शरीर को इस एंगल पे मोड़ना है कि पेट के नीचे का हिस्सा उस दरवाजे से टकराए। लेकिन क्या जड़ किरणों से जकड़ा होने के बावजूद मैं ऐसा कर पाऊँगा? करना ही होगा। अगर खुद को बचाना है तो करना ही होगा। परमाणु की जीतोड़ कोशिश तो उसके इसमें हल्की सी जुम्बिश हुई और इसी जुम्बिश ने परमाणु को उसके मकसद में सफल कर दिया। दरवाजे के ऊपर भाग से पेट का हिस्सा जा टकराया और फिर वह बेल्ट बंदी थी जिस पर मौजूद था वह स्विच जो परमाणु जो हो जाता था इससे ट्रांसमिट। उफ, आखिरकार मैंने अपनी जान बचा ली। अब मुझे इस बात का बिल्कुल मौका नहीं देना है कि उड़न तश्ती से किरणें आएँ और काबूम बूम और मुझे फंसा लें। भीषण विस्फोट हुआ और आकाश में उड़न तश्ती के परकच्चे उड़ गए। लेकिन परमाणु के लिए अभी आश्चर्य की समाप्ति नहीं थी। ओहो, उड़न तश्ती के नीचे गिरते ही टुकड़े तेजी से धुआं बनकर हवा में विलीन हो रहे हैं। यानी उड़न तश्ती का रहस्य जानने के जो साधन मेरे सामने थे वे हाथ से निकल गए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस साबुत बचे उस टुकड़े को अपनी परमाणु रस्सियों में इस तरह जकड़ना है कि हवा भी उस तक ना पहुंच सके, और जल्दी ही। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर जौरान? कि आप जो कह रहे हैं वह हम मान लें? तुम्हारे मानने या मानने से मेरी इस दलील पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूएफओ यानी उड़न तश्तियों का अस्तित्व है। और वैसे भी अब ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारे लाए हुए उड़न तश्ती के टुकड़े और तिरंगा द्वारा लाए गए मौत के परकाले के डीएनए की गहन जांच भी कह रही है, जो देश विदेश के पहुंचे वैज्ञानिकों ने की है। इस जांच में साफ कहा गया कि उड़न तश्ती के जिस टुकड़े को तुम लेकर आए हो वह धातु पूरी धरती पर कहीं नहीं है, ना आज तक पाई गई है, ना आगे पाई जाएगी। और जिस प्राणी के शरीर के थोड़े बहुत टुकड़े जो तिरंगा लाया था वह उसके डीएनए साफ बताते हैं कि अभी तक इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे डीएनए का प्राणी का पता नहीं चला। यह है देश विदेश के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट। पढ़ लो और इसे झूठी साबित करके दिखा दो। क्या कहते हो तिरंगा? इस रिपोर्ट के सामने भला हम क्या कह सकते हैं? परमाणु तिरंगा की स्वीकृति पर यानी हमें मान लेना चाहिए कि उड़न तश्तियों और दूसरे ग्रह के प्राणियों का पृथ्वी पर नज़र रखना आना एक सच्ची घटना है। बिल्कुल। प्रोफेसर जोराम ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हा हा, मैं जानता था एक दिन तुम मेरी बात मानोगे, और तब तुम जैसे सुपर हीरोज़ ने यह बात मान ली है तो सारी दुनिया भी अपने आप मानेगी। हा हा हा। आने वाले अखबार में हर दिन इसी खबर से रंगा हुआ था। जांच में हुआ खुलासा, उड़न तश्तियों का अस्तित्व है, परग्रही देखे गए। परमाणु और तिरंगा ने भी उड़न तश्तियों और परग्रही के अस्तित्व को स्वीकारा। ऑपरेशन यूएफओ फिर से शुरू। सरकार द्वारा इस ऑपरेशन के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। हाँ, आखिरकार सरकार को मेरी बात माननी पड़ी। ऑपरेशन यूएफओ दोबारा शुरू करना पड़ा। यह मेरे ऑपरेशन की जीत है और मेरी जीत है। हाँ हाँ हाँ, इसे तू अपनी जीत के अगर खुश हो रहा है प्रोफेसर रॉनल्ड, सच्चाई यह है कि यह जीत तेरी नहीं मेरी है। कौन हो तुम? मेरा नाम आरजे है
लेकिन कहने वाले मुझे प्यार से कहते हैं ढूंढते रह जाओगे। मैं ही वह शख्स हूँ जो इस सारे ऑपरेशन के पीछे जिसका दिमाग काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूँ, सुनो। विश्व का मैं पहला आदमी हूँ जिसने अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित करके वहाँ अपना अड्डा बना रखा था। कुछ सालों पहले मैं फिरौती लेकर बड़े बड़े आदमियों और धरती से गायब करके उन्हें अपने स्टेशन पर पहुँचा दिया करता था। जिस जिसको मैंने वहाँ पहुँचाया उसे पुलिस धरती पर ढूंढती रह गई। लोगों को ठिकाने लगाने का मेरा ये धंधा खूब फल फूल रहा था, लेकिन अचानक स्पेक्टर स्टील मेरे पीछे पड़ गया और मुझे मेरे दोस्त स्पेस स्टेशन से गिरफ्तार करके धरती पर ले आए। यहाँ लाकर मुझे जेल में डाल दिया गया और सबूतों के अभाव के कारण कई साल में बाद में हाल में ही जेल से रिहा होकर आया हूँ और अपना पुराना धंधा फिर से स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन कानून के डर से कोई मेरे पास नहीं फटका। अब कोई भी मेरे साथ अपना नाम जोड़कर फंसना नहीं चाहता था। तब मैंने अखबार में ऑपरेशन यूएफओ के बारे में पढ़ा जो बंद था। बस मेरे दिमाग में उड़न तश्ती और दूसरे ग्रह के वासियों के अस्तित्व को सर चलाने की योजना बुलवाने लगी और इस योजना को सफल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी की और यह जाना कि तुम ऑपरेशन यूएफओ के बंद का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसे सफल बनाकर सारी दुनिया में नाम कमाने का जुनून तुम पर पागलपन की हद तक सवार हो। बस तुम्हारे इसी जुनून को मैंने अपनी योजना का सबसे बड़ा हथियार बनाया और आखिरकार मैंने कर दिखाया। झूठ पर झूठ। पिछले दिनों जो भी उड़न तस्तरियाँ और परगाई नजर आए वे किसी मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। मैंने खुद किसी दूसरे बड़े बड़े वैज्ञानिकों से उसकी खुद जांच की है। ना तो वे उड़न तस्तरियाँ इस पृथ्वी की धातु की बनी थी और ना ही परगाई पृथ्वी के थे। यही तो कमाल था मेरा। जिस धातु की तुम बात कर रहे हो वो सचमुच पृथ्वी की नहीं थी। मैंने अंतरिक्ष में तैरती सैकड़ों धातुओं को इकट्ठा करके उनसे उड़न तस्ती का निर्माण किया था और ऐसे ही मैंने अंतरिक्ष में विचरते कुछ प्राणियों को पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाया था। बाकी उड़न तस्ती को गायब कर देना, घातक किरणें छोड़ देना, इन सब का इंतजाम करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। ओहो, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? उड़न तस्ती और परगाई के अस्तित्व को साबित करके आखिर तुम्हें क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। वह अरबों खरबों रुपया जो ऑपरेशन यूएफओ को जारी रखने के लिए मंजूर हुआ है वह सब का सब मेरी झोली में आएगा और मैं चाहता हूँ तुम भी उसमें हिस्सेदार बनाओ। यानी मैं अपने देश से गद्दारी करूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। मैं जानता था तेरा यही जवाब होगा, इसलिए मैं तेरा इंतजाम करके आया था। यह माइक्रोचिप चिप रूप में जो सीधा तेरे दिमाग में घुसेगी और तेरे दिमाग को कंट्रोल करके मुझे तेरा गुलाम बनाएगी, तुझे मेरा गुलाम बना देगी। कुछ ही पलों में प्रोफेसर जौरान के हलाल होते बकरे की भांति चीखता रहा और फिर आई एम योर सर्वेंट सर। हा हा हा। तभी DRJ चौंका। अरे ये क्या? ये स्क्रीन पर कोई उड़न तस्ती नज़र आ रही है? क्या चक्कर है ये? मुझे अपने कंट्रोल से बात करनी होगी। तभी क्या? तो ये उड़न तस्ती जो नज़र आ रही है उसका हमसे कोई संबंध नहीं है? कहीं वह सचमुच ही कोई उड़न तस्ती तो नहीं है? अगर वह हमारी उड़न तस्ती नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। उसे पकड़ो, उसे अपने अड्डे पर लेकर पहुँचाओ। मैं भी वहीं पहुँचता हूँ। ओके सर, जल्दी ही। यही है वो उड़न तस्ती सर, हमने इसे स्कैन करके देख लिया। इसमें 2 प्रग्रही मौजूद हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों प्रग्रही को हमारे काम आएंगे। निकालो इन दोनों को बाहर। पूरी सुरक्षा के साथ दोनों को निकाला गया। कौन हो तुम? किस ग्रह से आए हो? पृथ्वी हमारा ग्रह है और हम हैं परमाणु और तिरंगा। यस, परमाणु और तिरंगा। और हमने सारी दुनिया के सामने उड़न तस्ती के अस्तित्व को सिर्फ इसलिए माना था क्योंकि हम उड़न तस्ती और प्रग्रही की हकीकत को सामने लाना चाहते थे। उसके लिए हमने प्रोफेसर की सहायता से ये उड़न तस्ती बनवाई और खुद प्रगाई बने। आखिर हम तेरे इस रूप में सारे हकीकत को तेरे सामने ले आए और इसके साथ ही तुम अपनी मौत को भी सामने ले आए हो। जो हमारे जिस्म को छू जाए इसमें ऐसी कोई घात कहाँ? धड़ाक, जो हमें मार सके। मौत की ऐसी औकात कहाँ? वाह क्या शेर मारा तिरंगा भाई। अब जरा इनको भी मार लेते हैं। मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा। अगर मारने वाली धरती पर चीज़ मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी मौत भी है जो ना जाने ब्रह्मांड के किस कोने में पली है। उफ, ओहो। वह अनोखी मौत देखकर चकित हो गए परमाणु और तिरंगा। संभले तो एकदम स्तब्ध रह कर हमारा तरह नज़ारा देखा। ओह, ये क्या? अभी अभी कुछ ही आफत एक ही थी और कुछ ही सेकंडों में इतनी सारी कैसे आ गए? ये सारी बातें सोचने का नहीं है तिरंगा, बल्कि ये खुद को बचाने का है और इन्हें ख़त्म करने का है। चुम बुड़ुम बुड़ुम, खूब ख़त्म करो, करते रहो, लेकिन तुम्हें मरना इन्हीं के हाथों से है क्योंकि इन्हें तो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। तुम 2 ख़त्म करोगे, ये 20 बढ़ जाएंगे। ओहो, DRJ सही कह रहा है। ये तो बेहद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इन्हें ख़त्म करना तो मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब यह समय खुद के बचने और इन्हें ख़त्म करने के साथ साथ यह सोचने का भी है ऐसा क्यों हो रहा है, ये आफत तेज़ी से क्यों बढ़ती जा रही है और इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है। हाथ पैरों के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा था तिरंगा। और जल्दी, कुछ ही देर पहले DRJ ने एक
एक ही आफत को उस विशेष केबिन से बाहर निकाला था, लेकिन जल्दी इसकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सब मुख्य आफत की वजह से हुआ है। जो पहले नजर आई थी वह अंडे दे रही है, जिन्हें यहाँ का वातावरण सेकंडों में निषेचित ही नहीं कर रहा, बल्कि इन अंडों से निकले भ्रूण को एकदम इतना विकसित भी कर देता है कि आफत बनकर हम पर टूट पड़ते हैं। यानी ये मुख्य आफत रानी मक्खी है, जो अंडे देकर अपनी संख्या बढ़ा रही है। अगर इसे ख़त्म कर दिया जाए तो ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगी, फच, और फिर मैं और परमाणु इसे आसानी से ख़त्म कर देंगे। मुझे ये बात परमाणु को समझानी होगी। तिरंगा तेजी से परमाणु के पास पहुंचा और उतनी तेजी से उसने परमाणु को अपनी बात समझाई। लेकिन जैसी बात परमाणु की समझ में आई, वैसे ही पचाक परमाणु की उस मुख्य आफत को अपना निशाना बना लिया। अब परमाणु और तिरंगा के लिए इन संख्या को कम करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। परमाणु और तिरंगा ने मेरे सारे खेल बिगाड़ दिया। अब मेरे लिए यही सबसे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग खड़ा हूँ। तू अगर भाग गया तो हम तुझे कहाँ ढूंढेंगे डीआरजे? तू तो जेल में ही ठीक रहेगा। हमारा जब भी दिल करेगा हम जेल में आकर तुझसे मिल तो लिया करेंगे। परमाणु तिरंगा ने उसे गिरफ्तार करके इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह माइक्रोचिप को नष्ट करे, जिससे प्रोफेसर जौरान के मस्तिष्क में फिट थी। थैंक यू परमाणु तिरंगा, तुम ना होते तो माइक्रोचिप की बदौलत इस देशद्रोही ने मुझे अपना गुलाम बना ही लिया था। वैसे इसने मेरा बहुत बड़ा काम ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसकी वजह से ऑपरेशन यूएफओ पर जो दाग लगा है उसे हटाने के लिए मुझे एक बार फिर नए सिरे से अभियान छेड़ना होगा। यानी उड़न तस्तियों पर गए हुए कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को आप मानने को तैयार नहीं है? नहीं, और यह भी मैं एक दिन साबित कर दूंगा। छोड़ो परमाणु, प्रोफेसर जौरान को अपना काम करने दो। फिलहाल हमने उड़न तस्तियों के रहस्य को ख़त्म करके अपना काम ख़त्म कर दिया है। हम चलते हैं। जल्द परमाणु से विदा लेकर रवाना हुआ तिरंगा को जल्दी रुक जाना पड़ा। तिरंगा, ओहो, स्पेस रिसर्च सेंटर के चीफ प्रोफेसर नाथन, तुम जो रहस्यमय डिस्क मुझे जांच के लिए दे गए थे, तुम्हें उसकी रिपोर्ट नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से अब जब इस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। साबित हो चुका है उड़न तस्तियों वाला सारा षड्यंत्र डीआरजे का रचा हुआ था। वह रहस्यमय डिस्क भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा होगी। मुझे नहीं लगता। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? अपनी जांच के आधार पर, जिसका खुलासा मैं अभी तुम्हारे सामने करता हूँ। प्रोफेसर नाथन की जांच का खुलासा तिरंगा को हैरत में डाल देने वाला था। प्रोफेसर नाथन की रिपोर्ट बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी और सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली। अगर वाकई उड़न तस्तियों और परग्रहियों का अस्तित्व नहीं है तो वह डिस्क जैसी चीज़ क्या थी जो साजिद नाम के उस बच्चे को मिली थी और जिसके बारे में प्रोफेसर नाथन ने दावा किया कि वह डिस्क जो रहस्यमय ढंग से सेंटर से गायब ना हो जाती तो इसमें इतनी ऊर्जा भरी है कि भारत जैसे 50 देशों को अगले 50 सालों तक बिजली सप्लाई कर सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्क किसी ऐसी उड़न तस्ती का ऊर्जा स्रोत थी जो दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आ गई थी, बाद में अपनी डिस्क लेकर वापस चली गई हो? मैं भी क्या बेकार की बातें सोचने लगा। माना कि उस अनोखी डिस्क का पाना और गायब होना ना एक रहस्य है, लेकिन उसके लिए लेकिन मेरे लिए नहीं, बल्कि देश विदेश के वैज्ञानिकों के लिए। तो फिर क्यों नहीं मैं इस रहस्यों को उन्हीं के लिए छोड़ देता। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। लेकिन इस कॉमिक्स के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये कॉमिक्स में ऐसा क्यों दिखाया गया कि परमाणु तिरंगा उड़न तस्ती के अस्तित्व को नहीं मान रहे, जबकि इससे पहले ये कॉमिक्स जब आई थी उससे पहले कोहराम कॉमिक्स आ चुकी है और भी कई ऐसी कॉमिक्स हैं जिनमें उड़न तस्ती और एलियन से सामना हुआ है सुपर हीरोज़ का। तो आखिर इस कॉमिक्स में क्यों ऐसा दिखाया गया कि परमाणु और तिरंगा उड़न तस्तियों के अस्तित्व को नहीं मान रहे? तो चलिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे। तो चलिए, ये आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।